हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समग्र एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के तहत जो प्रोहिबिशन एसआई के लिए सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के लिए जो 78 पदों के लिए जो नियुक्ति आई है उसके लिए बात करेंगे और इसकी सारी जानकारियां देंगे। इसके चयन प्रक्रिया क्या है, रिक्तियां कैसे हैं, किस जाति को, किस कैटेगरी को कितनी आरक्षित सीटें मिली हैं, ये सब बातें करेंगे। और इन बातों को करने के लिए मैं स्वागत करता हूं, मैं बुलाना चाहूंगा हमारे दोस्त जिनको पहले भी इस एग्जाम के प्रीलिम्स और मेंस को पास करने का अनुभव है। ठीक है, तो बिना किसी विराम के आशीष जी कैसे हैं आप? जी, बहुत अच्छे हैं सर। जी, तो सर ये जो अभी हाल में 76 पदों के लिए जो नया वैकेंसी आया है 78 पदों के लिए, तो इसके बारे में मैं चाह रहा था कि जानकारी दूं, फिर मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना आपसे इसके बारे में सहायता ली जाए, क्योंकि आपको तो पर्सनल अनुभव भी है इसको निकालने का, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते सर। जी, बिल्कुल सर। आप कौन सा पेपर दिए थे सर? जब ये 64 पदों के लिए आया था। ओके ओके, ठीक है, ओके सर, बताया जाए जी इसके सर। बारे में। तो ये जो पोस्ट है 78 पदों के लिए शायद आया है ना। जी जी, तो ये जो पोस्ट है प्रोहिबिशन मद्य निषेध का, ये बिहार एसआई से जो है उसी के पे लेवल जो है उसका सेम ही है। जी जी लेकिन अभी जो 1799 बिहार एसआई का एग्जाम हुआ है और ये जो है मद्य निषेध, ये दोनों में कुछ कुछ अंतर है। जो मुख्य अंतर हम लोग देख सकते हैं इसमें, जब आर एस भाटी को बिहार का डीआईजी बनाया गया था 2022 में, जी सर। तब उनके द्वारा जो है विधि व्यवस्था तथा अनुसंधान वगैरह को देखने के लिए बिहार एसआई को जो है अलग अलग कर दिया गया था। तो उसमें जो है आप देख सकते हैं कि एक्साइज का अलग आता है, एक्साइज एसआई का अलग आता है, बिहार एसआई का अलग आता है, उसी तरह प्रोहिबिशन का अलग आता है। तो इनका जो काम है ये एक सीमित दायरे में, यानी कि जो दारूबंदी बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया था उसको रोकने के लिए जो है इसको अलग से ये डिपार्टमेंट बनाया गया था। तो ये जॉब जो है इसमें फिजिकल हो गया या फिर पीटी मेंस सब जो है बिहार एसआई के जैसा ही है। लेकिन जब बात आता है पावर का, कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बिहार जो सिविल एसआई है वो या जो बिहार प्रोहिबिशन एसआई है, इन दोनों में अंतर को लेकर जो है बच्चों के मन में काफी मतभेद रहता है कि सर इसके अंतर क्या, अंतर्गत मतलब अंतर क्या है दोनों में। तो जो एसआई सिविल वाला होता है जो अभी 1799 पदों के लिए आया है, उसमें क्या होता है कि आपके पास पावर अधिक होगा इस एसआई के मुकाबले, लेकिन उसमें आपका जो है सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ उतना बढ़िया नहीं होगा। जहां तक इसमें देखा जाए प्रोहिबिशन एसआई में, तो इसमें आपका फैमिली लाइफ और ये जो सोशल लाइफ है वो आपका थोड़ा बढ़िया रहेगा और आपका छुट्टी वगैरह जो है इसमें थोड़ा अच्छा है। लेकिन जहां तक बात कीजिए फिर प्रमोशन का, तो इसमें प्रमोशन की जो है संभावना लगभग न के बराबर रहती है। जबकि बिहार एसआई सिविल है उसमें डीएसपी तक आपका प्रमोशन हो सकता है। इसके बाद वर्कलोड का बात देखा जाए सर, तो वर्कलोड जो होता है वो प्रोहिबिशन जो एसआई है इसको बहुत कम रहता है, क्योंकि इसका जो है डिपार्टमेंट बहुत छोटा है, सिर्फ शराबबंदी तक ही लागू होता है। जी सर। और जहां तक सिविल एसआई का देखिएगा, तो उसमें क्या होता है कि उसको विधि व्यवस्था, उसके बाद अनुसंधान वगैरह उनको करना पड़ता है। तो यही सब मुख्यतः अंतर है। जी सर। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा किया सर जो आप एडिशनल जो पॉइंट्स थे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इन पावर्स को लेकर जो है ना लोगों के बीच असमंजस की स्थिति रहती है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि प्रोहिबिशन में और जो नॉर्मल सिविल एसआई है उन दोनों में अंतर क्या है। तो बहुत अच्छा किया जो आप पहले इसको डिवाइड कर दिए, और इसके अलावा आपको इसका व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए आपके द्वारा जो बताया गया है वो सटीक और सच्ची जानकारी भी होगी। ठीक है सर, तो अब इसके बारे में आगे बात कर देते हैं कि इसका जो पे लेवल है वो तो लेवल 6 में रखा गया है, और इसका बेसिक की बात करेंगे तो ये 44,900 है। जी, 35,400 इसका बेसिक है, जो बिहार सिविल एसआई के बराबर ही है दोनों का। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, इसके बारे में बताया गया है कि इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है ना, तो उसमें जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि है उसको 27 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक, यानी 1 महीने का समय दिया गया है। और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिन लोगों का भी जो 1799 वाला एग्जाम अच्छा नहीं गया है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न अचानक चेंज हो गया, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि अब उनको पता चल चुका है कि एग्जाम का ये नया पैटर्न और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अभी जो है चूंकि 27 फरवरी तक फॉर्म भी भराया जाएगा, तो एग्जाम
एग्जाम लेने देते जो है ये कम से कम ये मार्च का महीना आ जाएगा, और मार्च का महीना आते आते अभी भी जो है बच्चों के पास कम से कम 60 से 70 दिन होगा। तो अच्छी तरीके से नए पैटर्न की भी तैयारी इनके द्वारा की जा सकती है। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल सर। जो अभी 1799 बिहार एसआई के लिए एग्जाम हुआ था, तो जो भी बच्चे बाउंड्री पर हैं या जिनका नहीं हुआ इस बार पीटी में, जिनको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा इस बार, तो उन लोगों के लिए जो है अभी निराश न होकर एक आशा की किरण की तरह ये समझिए कि आया है। आपका अभी तक तैयारी तो बहुत अच्छा रहा ही होगा, लेकिन चूंकि क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, इस वजह से हो सकता है कि एग्जाम हॉल में जाके वो नर्वस हो गए होंगे और कुछ क्वेश्चन गलत हो जाने की वजह से वो छटक जाएंगे। तो उनके लिए जो सबसे सुनहरा अवसर है कि वो जो जो क्वेश्चन अभी जैसे मान के चलिए साइंस का जो पोर्शन आया था इस बार वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। इसके बाद मैथ का जो क्वेश्चन है उनकी संख्या जो है बढ़ोतरी की गई है। पहले 5 पूछा जाता था, अभी किसी किसी पेपर में देखा गया कि 10 तक भी है। तो आप जो है बाकी जो आपका जो कमजोर पक्ष है उसको आप मजबूत करके जो ये एसआई है इसमें आप पूरा एफर्ट डाल दे, और इस जो है ये इस प्रक्रिया में हम लोग आपके साथ रहेंगे। हम लोग का जो है एक बैच भी चलता है जिसके बारे में सर आप बताएंगे भी आगे। जी, बिल्कुल। और सर वो एक फ्री बैच है, पहले तो ये बता देना चाहिए, क्योंकि बैच वगैरह सुनते ही लोगों को लगता है कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट करने लगे। उसमें एकदम फ्री है, और वो एक होमवर्क सीरीज है। इसके अलावा हमारे जो चयनित बहुत सारे जो दोस्त हैं जो चयनित होकर दरोगा बन चुके हैं, क्योंकि उनको ये एग्जाम ये रास्ता पता है, वो पहुंच चुके हैं अपने लक्ष्य तक, तो वो थोड़ी मार्गदर्शन कर देते हैं, इसलिए लाया गया। इसमें किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं रखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं सर। तो हम लोगों ने पे लेवल की तो बात कर ही ली। इसके अलावा जो अलाउंसेज मिलते हैं, डीए वगैरह तो अभी 60% के आसपास है। इसके अलावा एचआरए मिलता है, इसके अलावा मेडिकल फीस मिलता है, इसके बाद वर्दी का अलग मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, वो सब तो चीजें हैं। उसके अलावा आवेदन करने का जो तिथि है वो 27 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक रखा गया है। उसके बाद दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट सर मैं बताना चाहूंगा, वो आवेदन करने के लिए जो पात्रता है, मापदंड है, वो भी बिल्कुल पिछले ही भांति जैसा कि सामान्य दरोगा में होता है वैसा ही रखा गया है। इसमें पहला तो बताया गया है कि वो इंडियन भारतीय नागरिक होने चाहिए। इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएट होने चाहिए। दूसरी चीज ये है। तीसरा है सर, उनकी जो उम्र है ना, उम्र वो जो है मिनिमम एज, मैं जो बताऊंगा आगे, मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग रखा गया है। तो वो जो है 20 साल होना चाहिए, और उसका कट ऑफ डेट जो है वो 1 अगस्त 2025 रखा गया है। यानी जो व्यक्ति 1 अगस्त 2025 तक ग्रेजुएट हो चुके होंगे और 20 वर्ष का उम्र प्राप्त कर चुके होंगे, वो ये फॉर्म भरने के लिए मतलब लागू होता है, उनके ऊपर वो भर सकते हैं, एलिजिबल है। जी सर। उसके बाद सर अलग अलग कास्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है उम्र को लेकर, वो मैं बता देता हूँ। पहला तो सर है जनरल के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए, तो उनके लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम 37 है। महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 है और अधिकतम 40 है। वहीं बीसी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं की बात करें तो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 20-20 वर्ष रखा गया है। वहीं एससी एसटी के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष रखा है। यानी ये पूर्व की भांति ही रखा गया है सर, है ना। इसके अलावा जो लोग पहले से सरकारी सेवा में, उन्हें कुछ आयु में छूट दी गई है, यानी वो 5 वर्ष अधिक, यानी जो नॉर्मल जो उनका एज है जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, उससे 5 वर्ष और ऐड करके उनको थोड़ा आरक्षण दिया जाएगा। दूसरी चीज ये है। फिर यहाँ पर सर एक शारीरिक मापदंड आता है, उसके बारे में पहले तो ये कहा गया है कि इसमें कोई अंक दे नहीं होगा, यानी सिर्फ ये पास करना होगा। सर थोड़ा इसके बारे में बताइए, पास करने का क्या मतलब है? पास करने का ये मतलब है, चूंकि सर जो बिहार पुलिस होता है जिसको कांस्टेबल बहाली बोलते हैं हम लोग, तो बिहार कांस्टेबल के जो एग्जाम होता है उसमें क्या होता है कि आपको दौड़ का या फिर ऊंची कूद का, है ना, ये सब का नंबर मिलता है और उसी पे मेरिट लिस्ट बनता है, उसी पे उसका सिलेक्शन होता है। लेकिन बिहार एसआई में क्या होता है कि जो आपका ये फिजिकल होता है इसमें दौड़ का या फिर ऊंची कूद लंबी कूद ये सब का जो है आपको नंबर नहीं दिया जाता है। ये बस एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जैसे दौड़ है, आपको 6.5 मिनट में जो है दौड़ जाना है 1600 मीटर यानी 1 मील, तो इसका आपको नंबर नहीं मिलेगा कि अगर आप 5 मिनट में भी दौड़ गए ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिया जाएगा। बस ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ओके सर, ठीक। अब सर ऊंचाई की बात कर लेते हैं, क्योंकि सर जो बिहार एसआई होता है उसके लिए एक मिनिमम हाइट जो है उसकी मांग की गई है। तो इसमें पुरुषों के लिए जो सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुष होंगे उनको न्यूनतम 165 सेंटीमीटर का होना पड़ेगा, और ईबीसी एससी एसटी के जो छात्र होंगे पुरुष में उनको 160 सेंटीमीटर का होना पड़ेगा, यानी 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर जो पिछड़ी जाती है उनको एज मिलता है। वहीं महिलाओं की बात करेंगे सर, तो सभी कैटेगरीज की महिलाओं को 155 सेंटीमीटर से अधिक उनकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा सर सीना यानी चेस्ट की बात करेंगे तो सामान्य वर्ग और जो पिछड़ा वर्ग है उसके जो पुरुष होंगे उनके लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर जो उनका चेस्ट, उनका सीना होना चाहिए। वहीं
SC ST और EBC के बच्चों की बात करें तो उसमें जो है उन्होंने बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर उनका होना चाहिए। इसके बाद महिलाओं की बात करेंगे तो सर महिलाओं को जो है उसमें सीने का कोई माप नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जी। वजन जो होगा सर, महिलाओं में वजन नापा जाएगा, पुरुषों में वजन जैसी कोई बात नहीं है। महिलाओं में कम से कम 48 किलो उनका वजन होना ही चाहिए। इसके अलावा सर इस नोटिफिकेशन में किन्नर थर्ड जनरेशन जिसको हम लोग कहते हैं उनके लिए भी विशेष जो है जानकारी दी गई थी कि क्या उनका मापदंड है। तो इनका मापदंड जो है सर वो बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, उनके समान ही रखा गया है। इसके अलावा सर नियुक्ति की प्रक्रिया, तो इसके बारे में सर वो आप तो डायरेक्ट बता देंगे, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं। सर नियुक्ति की प्रक्रिया बता दें। नियुक्ति प्रक्रिया इसमें क्या है कि जैसा बिहार एसआई सिविल वाला एग्जाम में होता है, सेम वही पैटर्न है इसका कि आपको एक प्रीलिम्स होगा, उसमें 20 गुना बच्चों को लिया जाता है। उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा और मेंस के एग्जाम में जो है वहां फिर जो है 10 गुना बच्चों को लिया जाता है और उसके बाद फिजिकल होता है और फिजिकल में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनका मेरिट लिस्ट बनता है और वहां उस मेरिट लिस्ट से जो है मेरिट लिस्ट बनता है आपको मेंस के नंबर पे, जो आप मेंस दीजिएगा उसके नंबर पे बनेगा, तो उस हिसाब से फिर आप सेलेक्ट होइएगा। ओके, तो यानी कहने का मतलब ये है सर कि 3 चरण है। पहला तो है प्रीलिम्स का, है ना, पहला चरण जो है सर वो तो प्रीलिम्स का है। और प्रीलिम्स में क्या होगा सर, 100 क्वेश्चंस होंगे और ये सब जीएस, मैथमेटिक्स, इसके अलावा करंट अफेयर्स होंगे इसमें, ठीक है। और ये 100 क्वेश्चन होंगे लेकिन 200 नंबर का होगा। इसके अलावा सर इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक। दूसरा जो आपके द्वारा बताया गया है सर वो मेंस का पेपर बताया गया और मेंस पेपर 2 एग्जाम होगा। पहला पेपर होगा सर लैंग्वेज हिंदी का और ये निगेटिव मार्किंग के साथ होगा। उसके बाद सर मेंस का एक होगा सर जनरल स्टडीज और इसमें मैथ भी पूछा जाता है और कभी कभी इसमें करंट भी पूछा जाता है और ये भी सर निगेटिव मार्किंग वाला होगा और 100 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का 2 नंबर पर जो है सर जो जीएस बता रहे हैं आप, इसी पर जो बच्चों का सिलेक्शन है मेरिट बनता है। जो हिंदी है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ओके, तो हिंदी भी सिर्फ पास करना होता है और मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना रखा गया है सर? वही 33.3%। 33%, ओके, तो ये आसानी से लोग ला पाते हैं, है ना। जी, उसके बाद सर ये अब आता है फिजिकल टेस्ट। उसके बारे में आप बता ही चुके हैं कि उसमें क्या होता है सर। फिजिकल टेस्ट में यहाँ पे लिखा भी गया है, मैं जरा उसको भी खोल लेता हूँ सर। जैसे इसमें क्या होता है ना, फिजिकल टेस्ट में सर पहले होता है दौड़ और दौड़ जो है वो पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील है और इसको 6.30 सेकंड या 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होता है। वहीं महिलाओं की बात करेंगे सर तो वो 1 किलोमीटर उनको दौड़ना है और ये 6 मिनट में उनको पूरा करना है। उसके बाद ऊंची कूद की बात करेंगे यानी हाई जंप, है ना। हाई जंप की बात करेंगे तो पुरुषों के लिए जो है ये 4 फीट रखा गया है, वहीं महिलाओं के लिए सर इसको 3 फीट रखा गया है। और लंबी कूद की बात करेंगे सर जो कि इसको लेंथ वाला होता है, इसमें सर सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट रखा गया है और महिलाओं के लिए सिर्फ 9 फीट रखा गया है। इसके बाद सर एक और है इसमें गोला फेंक, यानी ये लोहे का एक बड़ा सा गोला होता है सर जो कि 16 पाउंड का होता है पुरुषों के लिए, उसको कम से कम 16 फीट फेंकना होता है और महिलाओं को जो होता है उसको 12 पाउंड का गोला रहता है, उसको कम से कम 10 फीट फेंकना होता है। तो ये जो है इसका फिजिकल पूरा पैटर्न इसमें खत्म हो जाता है, यानी ये सारी चीजें शारीरिक योग्यता दक्षता में जांची जाती हैं। और एक चीज और है सर कि पहले रनिंग होता है, ठीक है, और रनिंग में जो बच्चे पास होते हैं उनको ये हाई जंप, फिर लॉन्ग जंप में और फिर गोला फेंक में शामिल होने दिया जाता है। अगर आप रनिंग में छट गए तो आपको ये सब करने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, और रनिंग के लिए आपको एक चांस मिलता है आमतौर पर और सामान्य तौर पर ये ऊंची कूद, लंबी कूद, इन सब चीजों के लिए 3 बार तो मौका देते हैं और कई बार देखा गया है सर कि इसमें थोड़े लिबरल भी हो जाते हैं और ज्यादा चांसेस भी देते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारियां इसके बारे में हो गई। इसके अलावा सर इसमें कुछ चीजें और दिया गया है कि जो मेरिट लिस्ट है ना वो तो आप पहले बता ही चुके हैं, वो सिर्फ मेंस के मार्क्स पे बनेगा। उसमें कहीं से भी सर फिजिकल जो होता है दक्षता उससे उसका कोई लेना देना नहीं है मेरिट का, यानी आप मेंस में अगर अच्छा मार्क्स लाते हैं तो उसी से आपका मेरिट बन जाएगा, है ना। जी सर, जी ओके सर, यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टोटल सीट तो 78 है, लेकिन चूंकि इसको जो है बिहार में कैटेगरी वाइज सीटों का वर्गीकरण बंटवारा किया जाता है तो उसको देखना बहुत जरूरी है। और ये 78 सीटों में से सबसे पहले 26 सीट तो है सर वो 35% जो महिलाओं को जो 36 आरक्षण दिया गया है उसके तहत 26 सीट उनको मिल गया है, ठीक है। तो अगर हम सर आरक्षित सीटों मतलब जनरल सीट्स की बात करेंगे तो टोटल 41 सीट जनरल है, जिसमें से पुरुषों के लिए 41 और महिलाओं के लिए 14 सीट है, ठीक है। मतलब सॉरी ये 41 में सर टोटल है, 41 में से ही वो जो है 14 काट के महिला को दिया गया है। जी सर, तो अगर इसको अगर हम माइनस कर लेते हैं तो लगभग 36 सीट जो है ना, 36 या 37 सीट पुरुषों के लिए यहाँ पे 27 सीट वो पुरुषों के लिए हो जाएगा, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट के लिए तो 5 सीटें हैं जिसमें से 2 सीटें महिलाओं को दी गई हैं।
फिर अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब की बात करेंगे तो 1 सीट पुरुष को है और महिलाओं के लिए आरक्षित एक भी सीट नहीं है। वहीं ईबीसी की बात करेंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, तो टोटल 12 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें महिलाओं के लिए यानी 8 सीटें पुरुषों के लिए हैं। बैकवर्ड कास्ट की बात करेंगे तो 9 टोटल सीट है, जिसमें से 3 महिलाओं के लिए है, तो 6 सीट जो है वो पुरुषों के लिए है। वहीं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए जो है अलग से सीटें आरक्षित की जाती हैं, तो 2 सीट जो है पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को अलग से दिया गया है। इसके अलावा सर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी जनरल कैटेगरी के वैसे लोग जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले होंगे, उसके लिए 8 सीट टोटल है, जिसमें से 3 सीट जो है वो रिजर्व रखा गया है सर, और टोटल जो है लगभग 5 सीट जो है वो पुरुषों के लिए है। तो इस तरीके से 26 सीट पर महिला फाइट करेंगी और 26 को अगर इसमें से घटा देंगे तो उतने सीटों के लिए पुरुष फाइट करेंगे। और सर यहाँ पे एक चीज और है कि जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं ना, उनके वार्ड्स के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके नाती पोताओं के लिए 2 सीट जो है वो आरक्षित रखी गई है। ठीक है, ये सारी जानकारी जो है सर हम लोग दे दिए हैं। इसके अलावा कट ऑफ तिथि की बात हम लोग ऊपर कर ही चुके थे, जो कि 1 अगस्त 2025 रखी गई है, यानी आपका उम्र है या आपकी जो सर्टिफिकेट है वो 1 अगस्त 2025 से पहले की होनी चाहिए। उसके अलावा आवेदन की प्रक्रिया तो देखिए 27 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक तो करना ही है, और ये जो ऑफिशियल साइट है, बिहार पुलिस का जो ऑफिशियल साइट है, वहां से जो है सर इसको भरा जाएगा। ठीक है जी। तो एक चीजें इसको भी देखना है। इसके अलावा 100 रुपया ही देना है सर भरने के लिए, और ऑनलाइन पैसा जमा नहीं है, कम से कम ट्राई करने के लिए ही सही है ना जी। 100 रुपया ही लग रहा है तो जरूर दे, एग्जाम दे, ताकि आपको अनुभव हो। एग्जाम का जो है एक अलग अनुभव होता है एग्जाम देने का। बिल्कुल सर, बताइए सर। हाँ, और इसमें सर पैसा जो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से भी दे सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां जो है सर, सभी जो है हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे इस नोटिफिकेशन में, अब मुझको नहीं लगता है कि एक भी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट छूटा होगा, तो बहुत गहनता के साथ सारा पॉइंट जो है सर यहाँ पे कवर कर लिया गया है। तो जो बच्चे भी इच्छुक हैं उन सभी को ये फॉर्म भरना चाहिए, और निश्चित तौर पे भरना चाहिए। और क्योंकि 100 रुपया ही फी रखा गया है, तो ज्यादा से ज्यादा भरेंगे तो कई बार क्या होता है सर, एक्सपीरियंस भी होता है ना? बिल्कुल। एग्जाम हॉल का जो एक्सपीरियंस होता है वो एक अलग है, बाकी आप किसी भी कोचिंग या संस्थान का टेस्ट लगाते हैं उससे बहुत अलग होता है। जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है सर, तो आपका कीमती वक्त देने के लिए, क्योंकि आपने पहले भी इस परीक्षा को पास किया हुआ है, तो इसलिए आपसे बेहतर कौन बता सकता था, इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना आपसे ही गाइडेंस ली जाए। उसके बाद सर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने, आपको तो पता ही है कि हम लोगों ने मिलकर जो है एक टेस्ट सीरीज या होमवर्क सीरीज शुरू किया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको पहले बताया जा चुका है। तो जो लोग भी एक विश्लेषित तरीके से मार्गदर्शन के अंतर्गत आते हुए अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के नीचे रहेगा सर, उसमें अगर वो जुड़ते हैं तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ 90 दिनों का उसमें एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, लेकिन तैयारी आपकी 50 से 60 दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है सर कि उसके साथ हम लोग 9 बजे रात में 9 PM पे डेली गूगल मीट के तहत सर क्लास रखते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शंस को पढ़ते भी हैं, समझते हैं और रिवाइज भी करते हैं। तो इसके बारे में बताएं सर, आप तो जुड़ते ही हैं इस क्लास से, तो क्या बच्चों को उससे लाभ होगा? बच्चों को उससे बहुत अधिक लाभ होगा, क्योंकि आदित्य सर जो करंट अफेयर की क्लास लेते हैं आप, उसमें क्या होता है, आप हर एक डायनेमिक्स को कवर करते हैं, है ना। जैसे आप किसी देश के बारे में ही चर्चा करते हैं, तो उस देश के बगल की जो बाउंड्री है, किस किस देश से सीमा साझा करती है, उसकी राजधानी क्या है, वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन है, इस सब मुद्दों पर चर्चा होती है। उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो है सोचने की क्षमता, तार्किक सोचने की क्षमता का विकास होता है। तो जब भी आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको वो चीज एक तो विजुअलाइज होगा, और आप वहां पर जो है करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक में भी आपको फायदा होगा, और वो आपको दिखेगा एग्जाम हॉल में कि जब क्वेश्चन आएगा सामने में तो आपको विजुअलाइज होगा कि अच्छा सर ऐसा बताए थे, है ना। तो बहुत अच्छा सर आप स्टार्ट किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। ओके सर, ठीक है सर, तो अब इस वीडियो के ही अंत करते हैं। ठीक है, और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं कि अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई समस्या हो। जी सर, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।